कर चालू भाई जरा। चालू। आदमी कोचिंग से सबको दे देंगे हम एक ये मैप, तुम्हारे को हो जाएगा ग्रुप के अंदर, और इस प्रकार से उसे करवा लो स्पाइरल बाइंड। अगर आपको उत्तराखंड 40 नंबर का पूरा करना तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी। क्या करना है काम, ऐसी स्पाइरल बाइंड करो, ये कहाँ काम आएगा जरा गोरो को बता दे एक बार। आवाज़ नहीं आ रही, पास चेक करवा जरा एक बार, गोरो को चेक करवा आवाज़ है। हेलो ठीक आ रही आवाज़ तो भाई। बाय बाय बता रहा आवाज़ ओके है क्या भाई? जो लोग ऑनलाइन हैं आवाज़ अच्छी आ रही उन्हें। हम पढ़ रहे फिलहाल ये उत्तराखंड का फिलहाल नया बैच है, और टॉपिक चल रहा फिलहाल दूसरा। इससे पहले एक टॉपिक हमने पूरा किया, और अपनी क्लास से बाहर आपको अक्षर नहीं पढ़ना, एक भी अक्षर नहीं पढ़ना। केवल ये काम है आपका, जो क्लास में पढ़ा दे आप उसे रिवाइज करो बस। रिवाइज करने का तरीका ये है, आप 2 बार रीडिंग मारो उसकी, एक बार किताब बंद कर दो उसके बाद, और फिर अपने हाथ से या तो उसे लिख के देखो, ठीक, या उसे मैप पे भर के देखो। 2 तरीके हैं, या तो उस चीज को मैप पे भरो या उसे लिखो। और ये काम करने के बाद अब लो टेस्ट, क्योंकि यहां तो काम कर रही मेमोरी कि आपको याद आया कि नहीं आया, जहां भूल गए वहां एक बार देख लिया। और अब यहां चेक करो 4 ऑप्शन में जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। असली खेल किसका, एग्जाम में जिसका नंबर नहीं आना, उत्तर उसके सामने, बस क्या हो रहा उसे कंफ्यूजन। और वो क्यों हो रहा, क्योंकि क्या कर रखा उसने, रिवीजन कम। तो एक बार अगर आप मैपिंग कर दें और कोचिंग के टेस्ट दे दें, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री के 10 टेस्ट हमने दे रखे हैं। उत्तराखंड के सारे पुराने पेपरों के 20 टेस्ट, बिल्कुल टॉपिक वाइज। अगर तुमने आज पढ़े वन वन्य जीव तो इतने का टेस्ट है बस, और इतने के जो ओल्ड क्वेश्चन है वो सारे भी तुम्हें दे रखे हैं। सबको सब कुछ फ्री है, लेकिन सब मेहनत वालों के लिए, जो कम से कम 2 घंटा दिल्ली से देते बस, खाली रिवीजन और टेस्ट। आपसे बाहर उत्तराखंड नहीं जाने का बिल्कुल भी। आप चेक करना अपनी सारी किताबें घर जाके आराम से, जो हम पढ़ रहे वो किताब से कहीं गुना ऊपर है। किताब वाले जहाँ रुकेंगे वहाँ आप नहीं रुकने के। 10-20 सवाल जहाँ दमदार आएंगे, अगर 40 नंबर का उत्तराखंड है तो 10-15 सवाल उसमें बहुत क्वालिटी आते हैं। इन्हें आप कर पाओ, 1-2 छूट जाए, कम से कम 10-12 कर पाओ इनमें से, तो आप कम से कम 35 से 37 सवाल कर दोगे उत्तराखंड के 40 में से, जो एक बेहतरीन नंबर है। 90% मायने रखता है। लेकिन असली मेहनत आप लोगों की हमारे साथ साथ। हमने पढ़ा उत्तराखंड के, सबसे पहले पढ़ा वन्य जीव विहार, और उसके बाद पढ़ रहे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले के बारे में पढ़ा कि एक राष्ट्रीय उद्यान जो पूरे देश का और एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना 1936। किसके प्रयासों से, जिम कॉर्बेट के, ठीक। अब पढ़ने वाले उसके बारे में ही, जो तुमने फोटो देखे अभी फिलहाल, ये उसके फोटो सारे, जो किताब में कुछ है ही नहीं, उसका नाम देके छोड़ दिया बस। 1936 में ये हमने पढ़ दिया। या 2 जिलों में स्थित है, कौन, इधर तो पौड़ी गढ़वाल,
और इधर नैनीताल। इसका नाम एक बार 1934 में यूपी के गवर्नर, कुछ लोग सो रहे, आग लगी उनकी, 1934 में संयुक्त प्रांत यूपी के गवर्नर सर मैल्कम हैली उत्तराखंड आए हुए थे और किसी के बारात में आ गया भाई। सभ्य आदमी जब क्लास में बैठ गया तो बोलने का मतलब नहीं बिल्कुल भी, ठीक है नहीं, बावले बोलते रहेंगे। तो यूपी गवर्नर कहाँ आ गए? उत्तराखंड। और 1907 में शिकार शुरू किया था जिम कार्बेट ने, और उसके बाद में उसने शिकार छोड़ दिया था, और इन्हीं जीवों को बचाने के लिए और जंगल को बचाने के लिए उनका नाम बड़ा फेमस हो गया था। और उनके आग्रह पर 1934 में यूपी के गवर्नर सर मैल्कम हैनी ने इसे कर दिया घोषित जैविक उद्यान, बोटनिकल गार्डन। और 2 साल बाद ये क्या बना? एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क। अब लिखो जरा यही बातचीत। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैल्कम हैली, ज्यादा मैल नहीं, मैल्कम हैली ने जिम कार्बेट के आग्रह पर इसे जैविक उद्यान घोषित किया। बहुत सारी बात इसकी हम कल लिख चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही घोषित किया। क्या लिख दिया? कि क्षेत्रफल इसका 520 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी बात क्या लिख दी? कि इसके बीचों बीच से क्या जा रही है? एक नदी जा रही है, रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से जाती है, और इसके दक्षिण में इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, कालागढ़ बांध। ठीक, इसके 2 मुख्य गेट हैं, एक कोटद्वार की ओर, जो बिल्कुल फेमस नहीं है, बहुत नाम मात्र लोग जाते हैं, और जो मेन गेट है डिकाला रामनगर की ओर है, जहां तक छोटी रेलवे लाइन है। ठीक, एक बात हमने इसकी ओर पढ़ी थी कल ही, कि जब इनके प्रयास से मैल्कम हैली के 1934 में ये बना, तो 1936 में इसका नाम भी किसके नाम पे रख दिया? जब ये नेशनल पार्क बना तो इनके नाम पे ही नाम रखा, क्या? हैली नेशनल पार्क। उसके बाद जब कंट्री आजाद हो गई तो 1947 में नाम रख दिया, क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। अभी 2021-22 में ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उन्होंने एक बयान दिया कि हम नाम बदलने जा रहे हैं, जिसका भयंकर विरोध शुरू हुआ। नाम फिर से क्या रखने जा रहे थे? यही, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक, लेकिन ये इस नाम से बहुत फेमस है जिम कार्बेट के, तो फिर बदला नहीं गया। और जब जिम कार्बेट 1955 के अंदर मर गए, तो 1957 में इसका नाम किसके नाम पे रख दिया? जिम कार्बेट के। ठीक, अगला, यह नेशनल पार्क पश्चिमी रामगंगा की
पाटलिदून पश्चिमी रामगंगा की पाटलिदून घाटी में स्थित है। पाटलिदून घाटी में स्थित है। ये भी हमने कल पढ़ा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, यानी इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी और प्रोजेक्ट हाथी में भी शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर चला 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का सर्वाधिक बाघ घनत्व यही मिलता है जिम कॉर्बेट में। 1 स्क्वायर किलोमीटर में अधिकतम बाघ पूरे वर्ल्ड में कहाँ है? जिम कॉर्बेट में। यानी बाघ दिखने की संभावना टूरिस्टों को सर्वाधिक कहाँ पूरे वर्ल्ड में? जिम कॉर्बेट में। इसीलिए खतरनाक बुकिंग है यहाँ पे। अगले 4-4 महीने की बुकिंग क्या हो रखी? ऑनलाइन बुक। ठीक, तो ये बात तो हमने पढ़ दी। अब ये तो एक बहुत बड़ा पार्क है 520 वर्ग किलोमीटर का, तो इसमें बना रखी एक बहुत बड़े पार्क में घूमने के लिए अलग अलग सफारी जोन। तो क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितने सफारी जोन हैं? 5। क्या होते हैं सफारी जोन? कि जब भी कोई टूरिस्ट वहां जाएगा तो जंगल में बना रखा है एक ट्रैक। उस ट्रैक पे घूमने के लिए 2 प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं, या तो खुली जीप या हाथी। उनकी फीस है बाकायदा। 5 आदमी इकट्ठे होंगे हाथी के ऊपर या जीप के ऊपर, और साथ में कौन होंगे? फॉरेस्ट के कर्मचारी, वो उन्हें घुमाएंगे। इसी काम की फीस है। जंगल में कोई आदमी दिख जाए, जानवर मिल जाए, वो उनकी इच्छा। अक्सर ये काम कब होता है? अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, शाम के टाइम या सुबह सुबह। तो मैक्सिमम टाइम क्या है घूमने का? सुबह ही। कितने सफारी जोन है? लिखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 5 सफारी जोन है। तुम्हें सब पता लग जाएगा, बस जाना जाना बाकी रहेगा खाली, जब भी नौकरी लगे। ठीक क्या? 5 सफारी जोन है। कौन? बिजरानी, बिजरानी। दूसरा झिरना, बिजरानी, झिरना, झिरना। ढेला, सबसे फेमस ढिकाला, ढिकाला। सबसे बड़ा व विविध, यानी हर प्रकार का जानवर यहां देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा और विविध, डाइवर्सिफाई। और अभी सबसे बाद में बना एक दुर्गा देवी, सर्वाधिक पक्षी, सर्वाधिक। हमने कल एक क्वेश्चन सुना कि उत्तराखंड के सर्वाधिक पक्षी किस वन्य जीव विहार में हैं? तो इसमें है सोना नदी वन्य जीव विहार, पौड़ी गढ़वाल। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड के सर्वाधिक पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लिख दे, सर्वाधिक पक्षी। जिम कॉर्बेट में पेड़ पौधों की 500, जिम कॉर्बेट में पेड़ पौधों की 500 प्रजातियां, पेड़ पौधों की 500 प्रजातियां, और पक्षियों की 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी इनसे अधिक पक्षी जिम कॉर्बेट से पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलते। 600 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक, उत्तराखंड में सर्वाधिक। उत्तराखंड में
सर्वाधिक। तो ये तो बात थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। अब हेडिंग गिरो जिम कॉर्बेट, जिसके नाम पे पार्क बना, उनके बारे में किताब में कुछ दे नहीं रखा। अपनी किताब जाकर देखना एक बार। जिसकी बात चल रही जिम कॉर्बेट की। तो पहले छोटी सी कहानी सुनो इनकी और उसके बाद सिस्टमेटिक बात को लिखना। जिम कॉर्बेट मूलतः आयरिश मूल के थे, ठीक, और इनका वास्तविक नाम था जिम एडवर्ड कॉर्बेट। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। इनके मित्र इन्हें जिम कहते थे, तो उसी के नाम पे नाम क्या पड़ गया, जिम कॉर्बेट। ये नैनीताल जब नया नया बसा तो अपने पिता के साथ यहाँ आए थे। इनके पिता नैनीताल के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। उनकी नौकरी करने के पश्चात मृत्यु हो गई और इनका बड़ा भाई जिसका नाम था टॉम, उसे अपने पिता के स्थान पे नौकरी मिल गई। और इनकी माता ने अन्य बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इनकी बहन का नाम था मार्गरेट, जिसे आम जनता ये खुद कहते थे मैगी। मैगी। दोनों भाई बहनों में भयंकर प्रेम था। ना तो जिम कॉर्बेट ने कभी शादी कराई और ना मैगी ने कभी शादी कराई। जब तक दोनों जिए हमेशा साथ ही रहे, भारत में भी और भारत के बाहर भी। जब परिवार की हालत खराब हुई तो उन्होंने नौकरी शुरू कर दी रेलवे के अंदर। रेलवे में कुछ समय नौकरी करने पश्चात फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई, वहाँ अपनी सेवाएं दी। उसके बाद फिर भारत आ गए और सेना के अंदर कर्नल के पद तक पहुँच गए। सेना में कर्नल पोस्ट तक। उस समय उत्तराखंड के अंदर भयंकर आतंक चल रहा था बाघों का, और चंपावत में एक बाघ ने खतरनाक रूप से 436 आदमी मार दिए थे। तब इन्हें यहाँ भेजा गया शिकार के लिए, और इन्होंने अपना शिकार सबसे पहले चंपावत में ही, क्या, जिसके ऊपर एक किताब लिखी उन्होंने बाद में, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं 1907 में किया। सुना ध्यान से, 1907 में सबसे पहला शिकार किसका, चंपावत के आदमखोर बाघ का, जिसने कितने आदमी मारे, 436। और 1907 से इसके बाद जहां भी कोई बड़ी घटना होती शिकार में कौन जाते, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट हमेशा अकेले शिकार करते, और साथ में कौन होता है इनके साथ, एक जिसका नाम रॉबिन। यानी अकेले शिकार करने वाला जंगल में अकेला ही टेंट, और ये इनका घर। कुत्ते का नाम रॉबिन। और 1907 से 1938 तक जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन में 38 बाघ का शिकार किया। और बाद में जब उन्हें बाघों को पकड़ा या गुलदार को पकड़ा तो पता लगा कि ये तो हमारे शिकार से पहले भयंकर जख्मी हो रखे हैं, अर्थात लोग या शिकारी इन पे हमले कर रहे हैं। तो इनका शिकार ये आदमियों को इसलिए खाते हैं कि लोग इन पे हमले करते हैं, और ये आदमियों को देखते ही तुरंत उन पे हमला बोलते हैं। तो फिर ये बन गए वन्य जीव प्रेमी और शिकार बंद कर दिया। एक बार 1946 में भारत के वायसराय, जैसे आज का राष्ट्रपति, देश का मालिक, कहाँ आ गया, इनके ही पास शिकार करने, वो भी बाघ का। और ये शिकार छोड़ चुके थे 1938 में ही। तो उन्होंने अपनी बहुत सी किताब लिखी, और किताब में लिखा कि बस मैं आज दुआ कर रहा था मैंने शिकार छोड़ दिया, अब शिकार मिले ही ना। और उस दिन शिकार मिला ही नहीं। इन्हें बाद में कुछ पुरस्कार दिए गए बहुत सारे। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इनके पिता के समय से इनके पास ये घर था। इस घर का नाम था गर्नी हाउस। बहुत बड़ा घर है ये, इसके पास बहुत जमीन खाली पड़ी है।
मतलब सैकड़ों बीघे के अंदर घर है ये। गरनी हाउस, इसे अरुणडेल भी कहते थे। गरनी हाउस या अरुणडेल, ये छोटी हल्द्वानी के अंदर बना हुआ है। इन्होंने ये घर अपने नौकरों को दे दिया 1947 में देश छोड़ते हुए, वर्मा परिवार, राम सिंह वर्मा और कलावती वर्मा को। और नैनीताल बैंक में रखे हुए 10,000 रुपये भी किसे दे दिए, जैसे आधे करोड़ रुपए उनके पास छोड़ के चले गए। और जाकर बस गए कहाँ, नयेरी। केनिया भी उस समय गुलाम था, जो 1960 तक गुलाम रहा, किसका, ब्रिटेन का, हमसे बाद तक भी। तो नयेरी में केनिया के अंदर एक नदी किनारे बहुत सुंदर हाउस बनाया और वहां रहे। कौन, दो ही बस, इनकी बहन मैगी और ये, अपने अंतिम काल तक। और अपने जीवन में जो भी ये शिकार यहाँ कर रहे थे या जो भी ये काम यहाँ कर रहे थे, उसकी बाकायदा लेखनी लिख रहे थे हर चीज की। और जब ये सबसे पहला शिकार किया चंपावत का, तो उसकी पूरी कहानी लिख के हर दिन घटनाक्रम को ये कहाँ ले गए, ऑक्सफोर्ड प्रेस, और उसे छापने के लिए कहा। उसका नाम इन्होंने दिया जंगल स्टोरी। ऑक्सफोर्ड प्रेस ने कहा यह नाम तो पहले किसके नाम जा चुका है, तुमने किसे देखा, मोगली। तो ये किताब तो छप चुकी है, इसका नाम बदलो आप। तो नाम बदले, क्या रखा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। और 1944 में अपनी पहली किताब प्रकाशित की। वो यूरोप में और अन्य देशों में शिकारियों के लिए और आम जनता के लिए बहुत प्रेरणादायक हुई। इन्हें भयंकर पैसा मिलना शुरू हो गया और बाद में पूरा जीवन इन किताब की रॉयल्टी पे जीवन कटता रहा। और अपने जीवन में इन्होंने 6 किताब लिखी। कितनी, अपने जीवन में 6 किताब लिखी। 1, 2, माई इंडिया, मेरा भारत, किसका, जिम कार्बेट का। जिम कार्बेट, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग का बाघ, द टेम्पल टाइगर, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ये 6 की 6 किताब है। किसकी, जिम कार्बेट की। इनमें से एक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, जंगल लोर। किस किताब को जिम कार्बेट की आत्मकथा कहते हैं, तो जंगल लोर को जिम कार्बेट की आत्मकथा कहा जाता है। उसके बाद ये 6 किताब प्रकाशित हुई। और जब ये मर गए 1955 में, तो 1957 में इनके प्रयास से क्या बना था पहले, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम था हेली और रामगंगा, इनके नाम पे उसका नाम रख दिया गया। तुमने सुना कि 1938 के बाद इन्होंने शिकार करना बंद कर दिया और इनके पास धन ठीक ठाक था। तो कोई भी गरीब आदमी आता कि मेरी बकरी मर गई, मेरी गाय मर गई, उसे बाघ उठा के ले गया, तो अब ये उसका शिकार ना करते, बल्कि उसे कुछ पैसे दे देते कि इतने तेरी बकरी गाय होगी उतने की ले जाओ और चक्कर में मत पड़। और इसीलिए आम जनता इन्हें कहती थी गोरा साधु, यानी भला आदमी। अब लिखो जरा इनके बारे में। जिम कार्बेट का जन्म, जिम कार्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को काला ढूंगी, गरनी हाउस, वही घर, काला ढूंगी गरनी हाउस, ब्रैकेट में अरुणडेल घर का नाम, गरनी हाउस कहाँ स्थित है ये, काला ढूंगी गरनी हाउस अरुणडेल ब्रैकेट में हुआ। यह मूल रूप से आयरिश थे, आयरलैंड के। यह मूल रूप से आयरिश थे।
और इनका वास्तविक नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। इनका वास्तविक नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। इनके भाई का नाम टॉम, बहन का नाम मैगी। इनके भाई का नाम टॉम, बहन का नाम मैगी और पिता का नाम क्रिस्टोफर था। टॉम, मैगी और क्रिस्टोफर था। आम जनता इन्हें कारपेट साहिब, कारपेट, कारबेट नहीं, कारपेट, कारपेट साहिब और गोरा साधु कहती थी। इन्होंने पहले रेलवे में नौकरी की और बाद में सेना में। इन्होंने पहले रेलवे में नौकरी की और बाद में सेना में। और यह कर्नल की रैंक तक पहुंचे। और यह कर्नल की रैंक तक पहुंचे। उसके बाद आदमखोर बाघ के आतंक को खत्म करने के लिए, आदमखोर बाघ के आतंक को खत्म करने के लिए यह उत्तराखंड भेजे गए। आदमखोर बाघ के आतंक को खत्म करने के लिए यह उत्तराखंड भेजे गए। और इन्होंने 1907 में, और इन्होंने 1907 में अपना पहला शिकार किया। चंपावत के आदमखोर बाघ का, चंपावत के आदमखोर बाघ का। और 1938 तक इन्होंने गुलदार को हटा दें तो 19 बाघों का शिकार किया। 1938 तक इन्होंने 19 बाघों का शिकार किया। 19 बाघों का शिकार किया, जिन्होंने 1200 से अधिक व्यक्तियों की जान ली थी। जिन्होंने 19 बाघों ने मतलब 1200 से अधिक व्यक्तियों की जान ली थी। इसी योगदान के लिए इन्हें, इसी योगदान के लिए इन्हें 1928 में केसरे हिंद, 1928 में केसरे हिंद, केसर ए हिंद, 1928 में केसर ए हिंद
की उपाधि दी गई, की उपाधि दी गई। और 1946 में इनकी प्रसिद्धि, इनकी किताब सबसे पहले आई थी 1944 में। उससे इतनी भयंकर बढ़ गई कि वायसराय भी कहाँ पहुंच गया, जिम कॉर्बेट के पास। और जब ये केनिया पहुंच गए तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी कहाँ पहुंच गई, जिम कॉर्बेट के पास, केनिया में शिकार खेलने के लिए। और 1946 में वायसराय लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल, वेबल, लॉर्ड वेबल, पढ़े होगी हिस्ट्री। भी इनके पास शिकार खेलने आए, इनके पास शिकार खेलने आए। लेकिन बाघ नहीं मिला, लेकिन बाघ नहीं मिला। इन्हें 1946 में कंपेनियन, मतलब सहयोगी, कंपेनियन ऑफ, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर पुरस्कार दिया गया। इन्होंने आजाद होने के बाद 1947 में, इन्होंने आजाद होने के बाद 1947 में भारत छोड़ दिया। और अपना घर अपने सेवक राम सिंह वर्मा और कलावती वर्मा को देकर चले गए। राम सिंह वर्मा व कलावती वर्मा को देकर चले गए। सैकड़ों बीघे के अंदर घर है ये, थोड़ा बड़ा घर नहीं, पूरा बड़ा जंगल है साथ में इसके। बाद में तुम लिखना मत उसे। बाद में तुमने नाम सुना चौधरी चरण सिंह, तो बाद में चौधरी चरण सिंह जब यूपी के एक बार मंत्री बने तो उन्होंने इस वर्मा परिवार से बात की कि ये घर बहुत विशेष है, अगर आप सहमति दें तो हम क्या बना देंगे इसे, जिम कॉर्बेट संग्रहालय। उस समय क्या था, यूपी का हिस्सा। तो इतने ईमानदार थे, भले आदमी गरीब हो, कि उन्होंने सारा घर छोड़ दिया फ्री में ही, बहुत नाम मात्र के पैसे लिए, और घर किसे दे दिया, सरकार को। और यूपी सरकार ने इसे बना दिया जिम कॉर्बेट संग्रहालय, जो कहाँ है, काला डूंगरी से घर में। उनके उपयोग का हर सामान सब क्या रखा, सुरक्षित देकर चले गए। जिसे बाद में चौधरी चरण सिंह, जिसे बाद में चौधरी चरण सिंह ने वर्मा परिवार से लेकर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बना दिया। वर्मा परिवार से लेकर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बना दिया। बाद में यह नयरी केनिया, नयरी
केनिया में जाकर बस गए अपनी बहन मैगी के साथ। इन्होंने अपने शिकारी कहानियों पर इन्होंने अपने शिकारी कहानियों पर व अपने जीवन पर अपने शिकारी कहानियों पर व अपने जीवन पर 6 किताबें लिखी। 6 किताबें लिखी। छह किताबें लिखी। अब लिखो जरा क्रम से। पहली, ये किताब इंपॉर्टेंट है बहुत। पहली, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये 1944। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं 1944। दूसरी, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग 1948, 1948। रुद्रप्रयाग का आदमखोर 1948। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। माई इंडिया। माई इंडिया, भारत के समय की इनकी जीवनी कहानियां। माई इंडिया 1952। माई इंडिया 1952। आगे, जंगल लोर। जंगल लोर 1953। ब्रैकेट में जिम कार्बेट की आत्मकथा। जंगल लोर, जिम कार्बेट की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अगला, 1954, द टेम्पल टाइगर। द टेम्पल टाइगर। द टेम्पल टाइगर। अब कैसी आवाज आ रही है पवार जी? आशुतोष, अब कैसी आवाज पहुंच रही है आपके पास? 1954, द टेम्पल टाइगर। लास्ट किताब मृत्यु के बाद छपी, इनकी बहन ने पूरी करवाई। ट्री ट्रोप्स। ट्री ट्रोप्स, इसमें वो नहीं है ये। लास्ट किताब ट्री ट्रोप्स, अंतिम किताब। और फिर एक इंग्लिश राइटर ने ये 6 किताब और इनके पूरे जीवन की कहानी को एक किताब में लिख दिया, जो बाद में बहुत फेमस हो गई। उस राइटर का नाम था मार्टिन बूथ। ठीक, लिखो, कारपेट साहिब। कारपेट साहिब, ए लाइफ ऑफ जिम कारपेट। कारपेट साहिब, ए लाइफ ऑफ जिम कारपेट।
मार्टिन बूथ, इस किताब ने बहुत फेमस किया। इनकी मृत्यु 19 अप्रैल इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1955 को हुई। 19 अप्रैल 1955 को हुई। ठीक। किसकी बातचीत? जिम कार्बेट। ठीक। अब लिखो, हम पढ़ रहे फिलहाल क्या, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। एक पढ़ा, एक में इतनी कहानी थी। जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936, 520 वर्ग किलोमीटर इत्यादि। अब लिखो दूसरा, गोविंद नेशनल पार्क कहाँ? गोविंद नेशनल पार्क। अब ये सवाल कहाँ रखा था पीछे? लोअर पीसीएस। उत्तराखंड तो कहीं आ जाए, तुमसे बाहर नहीं आने का सवाल। क्वालिटी था, उसने पूछा गोविंद नेशनल पार्क किस नदी घाटी में स्थित है, तो किताब में कुछ है नहीं। अब इसके बराबर में कौन है? भागीरथी। मैक्सिमम लोगों ने क्या लगा दिया? भागीरथी। ये है कहाँ? टोंस नदी घाटी। गोविंद नेशनल पार्क स्थापना 1980। गोविंद नेशनल पार्क स्थापना 1980। उत्तरकाशी। क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर। 472 वर्ग किलोमीटर। यह अपने हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने हिम तेंदुए, स्नो लेपर्ड, यह अपने हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और भोजपत्रों हेतु, भोजपत्रों हेतु एक पेड़ है जिसका नाम है बर्च। बर्च के पेड़ पे जो उसकी छाल है उसके उतरते हैं कपड़े से और उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और उस पे लिखते हैं। उनका जीवन काल बहुत लंबा है, तो उस पे लिखी हुई हैं बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपियां। राजा भोज ने काम शुरू किया, कागज उस समय था नहीं, तो क्या नाम पड़ गया? भोजपत्रों का वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है? जैसे हल्द्वानी का नाम पड़ा है हल्दू नाम के पेड़ पर। हल्दू पेड़ कौन है वैसे मेन? हल्दी का। ठीक क्या? कदम का वृक्ष क्या है? हल्दू। वास्तु नाम है कदम्ब। और भोजपत्रों के लिए यह हर की दून क्षेत्र और टोंस नदी घाटी में स्थित है। यह हर की दून क्षेत्र और टोंस नदी घाटी में स्थित है। नदी घाटी में स्थित है। इसमें 1990-91 में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। हिम तेंदुआ योजना।
स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ठीक। तीसरा, नंदा देवी नेशनल पार्क व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी नेशनल पार्क व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। स्थापना 1982। स्थापना 1982। जनपद चमोली। जनपद चमोली। क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर। 624 वर्ग किलोमीटर। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे ऊंचाई पे कौन है, तो बस तीन एक रेंज में है ये, उधर गोविंद, इधर गंगोत्री, उधर नंदा देवी। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। इसकी खोज 1934 में। इसकी खोज तुम्हें मैंने एक बात बताई थी इससे पहले वाले पॉइंट में एक बार, अब दोबारा बताऊं। 1952 से पहले, 1952 से पहले 1953 में तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की नंबर 1 चोटी बन गई थी, सबसे ऊंची। लेकिन उससे पहले 1952 तक क्या नंदा देवी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी थी। और यूरोप के दुनिया भर के पर्वतारोही यहाँ आया करते थे चढ़ने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। और उस समय इसका नाम था चोटी 24 और माउंट एवरेस्ट का नाम था चोटी 15। बाद में पता लगा जॉर्ज एवरेस्ट के प्रयासों से, जिसने इसे खोजा था, कि इसकी हाइट सर्वाधिक है। और जॉर्ज एवरेस्ट के हाउस को अभी दोबारा मरम्मत करके बनाया गया है। कहाँ रखा था क्वेश्चन? लोअर पीसीएस। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? मसूरी। ठीक। ये बताओ कहाँ स्थित है? विशप वेल। पहाड़ में कुआं, पहाड़ में कुआं नहीं होता ना, पहाड़ को आप खोद सकते, कोई हो सकते हैं आपके हमारे पास, लेकिन पहाड़ में कुआं है। और एक अंग्रेज अधिकारी ने यह कुआं खुदवाया था, पानी की बहुत दिक्कत थी वहां पे, और संयोग से उसका पानी आज भी चल रहा है। उसके नाम पे उसका नाम पड़ गया विशप वेल। कहाँ? मसूरी। जॉर्ज एवरेस्ट आधा घर भी इनके पास है, यानी वहां की जनता आज तक भी पानी के लिए इस पर डिपेंड है। विशप वेल कहाँ है? मसूरी में। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में। इसकी खोज 1934 में ब्रिटिश पर्वतारोही, ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन, एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन बिल टिलमैन ने नंदा देवी पर चढ़ते समय की थी। बिल टिलमैन ने नंदा देवी पर चढ़ते समय की थी। पहले हमने लिखा था इसे 1936, लेकिन हम भी लगातार पढ़ रहे और जहां लग रहा कि हाँ कोई बात और करेक्ट हो सकती है तो वो बराबर कर रहे। 34 है। ठीक क्या? इसका मुख्यालय जोशीमठ चमोली में स्थित है।
इसका मुख्यालय जोशीमठ चमोली में स्थित है। जोशीमठ चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है। इसे यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर, जब भी सोमवार को आओगे क्या पढ़ने वाले कि क्या होती है विश्व धरोहर। यूनेस्को किसी भी चीज को घोषित करती है वर्ल्ड हेरिटेज कितने मानक के आधार पर? कितने? 10 मानक के आधार पर कोई चीज बनती है वर्ल्ड हेरिटेज। और जो वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर, इसकी अलग अलग कैटेगरी है। क्या? जैसे पुरातात्विक, जैसे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक, और जैसे प्राकृतिक, और एक है मिक्स जिसमें कई सारे गुण एक साथ हों। आज भारत में 2022 तक, अगस्त 2000 क्या चल रहा महीना, सितंबर 2022 तक भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं? 40। तो बस इनके बारे में लिखना। सोमवार को मिलते हैं 8 से 11। आवाज की दिक्कत मैं करवाता हूँ, चिंता ना करो तुम। ये कल क्लास रीजनिंग की और टेस्ट, और मंडे मिलते हैं।